हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए सीखने वाले हैं। सो फ्रेंड, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा क्योंकि यह वीडियो आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल डिटेल में सीखेंगे कि कैसे सिद्ध होता है। अगर आप लोग उस स्टेप को फॉलो करते हो एग्जाम में तो डेफिनेटली आपको एग्जामिनर है वो 5 में 5 अंक दे देगा। तो आइए फ्रेंड, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग सिद्ध करेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा यहाँ पर अगर 5 भी हो, 2 भी हो, 6 भी हो, तब भी आपको इसी स्टेप को फॉलो करके लिखना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे हल। ठीक है, याद रखिएगा, पहला ही बात आपको याद रखना है कि जब भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना आए तो हम लोग इसको उल्टा मान लेते हैं। हम लोग को सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग लिखेंगे यदि संभव हो तो माना √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमें अपरिमेय सिद्ध करना था, लेकिन मैंने बताया कि इसका हम लोग उल्टा मान लेते हैं, तो इसीलिए हम लोग √3 को एक परिमेय संख्या मान लिए हैं। तो इसीलिए √3 बराबर हो जाएगा P/Q। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने इसे मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर लिखना है कि P और Q क्या है उसके बारे में। तो लिखेंगे कि जहाँ P और Q एक पूर्णांक है, ठीक है, एक पूर्णांक है, कॉमा Q नॉट इक्वल टू 0 है तथा P और Q में एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, हमने माना कि जहाँ P और Q एक पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0 है तथा P और Q में एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब P और Q जो है वो एक सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब हम लोग अगला स्टेप में देखिए, अगला स्टेप में हम लोग समीकरण 1 में दोनों साइड वर्ग करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्ष में वर्ग करने पर। ठीक है, समीकरण 1 के दोनों पक्ष में वर्ग करने पर। तो देखिए, इधर है √3, तो इधर हमने वर्ग कर दिया। इधर है P/Q, तो हमने इधर भी वर्ग कर दिया। अब देखिए, √3 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर खाली 3 हो जाएगा और बराबर में ऊपर हो जाएगा P² और नीचे हो जाएगा Q²। आगे देखते हैं हम लोग, Q² बराबर P²/3। देखिए, इसको हमने इधर कर दिया और ई 3 को नीचे भेज दिया, तो हम Q² बराबर क्या प्राप्त हुआ? तो Q² बराबर प्राप्त हुआ P²/3। अब इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड, ये P² जो है वो 3 से पूरी पूरी काट रहा है, जिसका आंसर हमें Q² आ रहा है। नहीं समझे? देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये 6 है और बटा में 2 है, बराबर है। जब इसको 6 के जब इस 6 को 2 से भाग दे रहे हैं तब ना 3 आ रहा है, तो इस 2 के जगह पर हमने क्या यहाँ पर मान लिया है? तो देखिए, इस 2 के जगह पर मान लीजिए कि 3 था और 6 के हमने P² मान रहा है, तब तो कुछ तो रिजल्ट आ रहा है। देखिए, P² को हम लोग 3 से भाग दे रहे हैं तब तो कुछ तो रिजल्ट आ रहा है, जो कि पूरा संख्या के रूप में आ रहा है। तो इसीलिए देखिए,
पी स्क्वायर जो है वो 3 से यहाँ पर विभाजित हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे कैसे वो देखते हैं। हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 2 से, है ना, 2 से पी स्क्वायर 3 से विभाजित है ना। समीकरण 2 से पी स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसीलिए पी 3 से विभाजित होगा। अब देखिए किसी संख्या का स्क्वायर है वो 3 से विभाजित है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब ही होता है कि वो संख्या 2 बार गुना के रूप में लिखा हुआ है। तो जब दोनों 2 बार गुना के रूप में कोई संख्या 3 से विभाजित हो रहा है, तब जाहिर सी बात है कि वो सिंगल के रूप में भी 3 से विभाजित हो जाएगा। अब हम लोग इस पी के बदले में हम लोग मान लेते हैं कि पी बराबर कोई दूसरी संख्या मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि माना पी बराबर 3 के। अब आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग पी को क्या मानेंगे। तो देखिए जिससे भी भाग लगेगा उसी का हम लोग मान लेंगे। तो पी देखिए यहाँ पर 3 से भाग लग रहा था, तो इसलिए हम पी बराबर 3 के मान लेते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे कि समीकरण 2 में पी का मान रख लेने पर, यहाँ लिखेंगे, है ना, समीकरण 2 में पी का मान रखने पर देखिए यहाँ क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा, पी के स्थान पर 3 के रख रहे हैं तो ऊपर में स्क्वायर हो जाएगा और बटा में 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए क्यू स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 9 के स्क्वायर बटा में 3। क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 के स्क्वायर। अब देखिए तब के स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा में 3। अब इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। बिल्कुल समीकरण 2 वाला केस है। यहाँ पर भी देखिए क्यू स्क्वायर जो है 3 से विभाजित होकर इसका आंसर के स्क्वायर है, नहीं कि जाहिर सी बात है क्यू स्क्वायर है जो 3 से पूरी तरह से विभाजित हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 से, है ना, क्या लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसीलिए क्यू 3 से विभाजित होगा, ठीक है। अब देखिए क्यू स्क्वायर जो है वो 3 से कट रहा है। क्यू स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए क्यू का स्क्वायर का मतलब होता है क्यू इंटू क्यू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब इसका स्क्वायर ही है वो 3 से कट रहा है तो क्या क्यू नहीं कट जाएगा 3 से? जाहिर सी बात है, नॉर्मल से सोचने वाली बात है कि जब क्यू स्क्वायर 3 से कट रहा है तो क्यू भी 3 से कटेगा। तो वहीं मैंने यहाँ लिख दिया कि चूंकि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसीलिए क्यू 3 से विभाजित होगा। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 2 था, ये समीकरण 2 और ये समीकरण 3। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 से हमें क्या क्या निष्कर्ष निकल रहा है? तो देखिए समीकरण 2 और समीकरण 3 से हमें निष्कर्ष निकल रहा है कि पी और क्यू में, है ना, एक के अलावा भी 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में मौजूद है। तो हम लोग लिखेंगे उसको कि समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से स्पष्ट है कि
पी और क्यू में, है ना, एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में 3 मौजूद है। ठीक है, समीकरण 2 और समीकरण 3 से हमने यह सिद्ध कर दिया कि पी और क्यू में एक के अलावा भी 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में मौजूद है ना। इसी में लिखेंगे जो हमारी मान्यता, जो हमारी मान्यता के विपरीत है। यह विपरीत कैसे है? क्योंकि हमने पहले ही देखिए यहाँ पर माना था कि P और Q में एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर समीकरण 2 और समीकरण से आ गया कि नहीं भाई, एक के अलावा भी उसमें 3 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में मौजूद है। ठीक है, जो हमारी मान्यता के विपरीत आया। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि अतः √3 एक परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हमारी मान्यता के विपरीत आया। हमने माना था कि P और Q में एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन समीकरण 2 और समीकरण 3 से हमें स्पष्ट हो गया कि P और Q में एक के अलावा भी 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में मौजूद है। तो इसलिए यहाँ पर अतः √3 एक परिमेय संख्या नहीं हो सकता, इसीलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही आपको करना था। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फ्रेंड अगली वीडियो में।